फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आज हम भार्गव एमसीक्यू बुक का लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 10 में 250 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 251 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म हैज अबाउट 13% वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पीक वोल्टेज। मतलब कह रहा है कि किसमें 13% वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिंगल फेज, ऑप्शन बी 3 फेज 6 पल्स, ऑप्शन सी 3 फेज 12 पल्स, ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 फेज 6 पल्स। इसमें हमारी 13 to 14% वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फ्रॉम हैज 4% वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पीक वोल्टेज। ऑप्शन ए सिंगल फेज, ऑप्शन बी 3 फेज 6 पल्स, ऑप्शन सी 3 फेज 12 पल्स, ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 12 पल्स में 3 फेज 12 पल्स में हमारा 4% वोल्टेज ड्रॉप होगी, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फ्रॉम हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है? किसमें नेग्लिजिबल होगा या मतलब लेस देन 1% होगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी सिंगल फेज, ऑप्शन सी 3 फेज 6 पल्स, ऑप्शन डी 3 फेज 12 पल्स। तो हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो रिपल फैक्टर होता है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर लेस देन 1% होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 फेज करंट आर ट्रू एक्सेप्ट। कह रहा है कि जितनी भी स्टेटमेंट दी गई हैं वो 3 फेज के अकॉर्डिंग सही है, उनमें से एक गलत है। यानी हमें क्या ढूंढना है? फास्ट ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है 3 फेज करंट इज कांस्टेंट पोटेंशियल डायरेक्ट करंट। ऑप्शन बी 3 फेज इक्विपमेंट प्रोड्यूस मोर एक्सरे पर एमए, मतलब ज्यादा एमए देता है, ज्यादा आउटपुट देता है। ऑप्शन सी 3 फेज प्रोड्यूस हायर एवरेज एनर्जी एक्सरे देन सिंगल फेज, ठीक है? ऑप्शन डी कह रहा है द 3 फेज वेव फ्रॉम हैज लेस रिपल देन सिंगल फेज। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बी सी डी, बट हमारा ऑप्शन ए गलत है, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी थी? फास्ट ढूंढनी थी, ठीक है? हमारा जो 3 फेज इक्विपमेंट होता है वो हाई एमए प्रोड्यूस करता है, ठीक है? 3 फेज प्रोड्यूस हाई एवरेज एनर्जी देन एक्सरे देन सिंगल फेज। और डी कह रहा है 3 फेज वेव फ्रॉम हैज लेस रिपल फैक्टर, कि 3 फेज का जो रिपल फैक्टर होता है लेस होता है देन सिंगल फेज, ठीक है? तो हमारे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट थे सिंगल फेज 3 फेज के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 255 ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर डायरेक्टली बाई, कि ऑप्टिकल डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? सेंसिटोमीटर, डेंसिटोमीटर, सी पेनेट्रोमीटर, एंड डी एच&डी कर्व। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो डेंसिटोमीटर होता है उसी से हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एक्सरे फोटॉन इंटरेक्ट विथ मैटर, कि जब एक्सरे फोटॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है एंड डिसअपियर एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइम एज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ डिसअपियर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी कह रहा है स्कैटरिंग, ऑप्शन सी कह रहा है एटेन्यूएशन, ऑप्शन डी कह रहा है डाइवर्जेंस। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 257 चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सरे फोटॉन ऑकर, कि जब एक्सरे फोटॉन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है व्हेन देयर इज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो पार्शियल ट्रांसफर होता है जैसा कि कॉम्पटन इफेक्ट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऑप्शन बी स्कैटरिंग, ऑप्शन सी एटेन्यूएशन, ऑप्शन डी डाइवर्जेंस। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें?
हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैटरिंग कहते हैं उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रिडक्शन इन एक्सरे फोटॉन इंटेंसिटी एज द फोटॉन पासेस थ्रू द मटेरियल इज टर्म एज, कि जब हमारी एक्सरे फोटॉन किसी मटेरियल से पास होती हैं तो उसकी इंटेंसिटी में जो रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कि जैसे ये हमारा मटेरियल है, इधर से जो हमारी एक्सरेज जा रही हैं, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, बट इस मटेरियल को जब वो पार करके निकलती हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है स्कैटरिंग कहते हैं, ऑप्शन सी एटेन्यूएशन कहते हैं, ऑप्शन डी डाइवर्जेंस। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। एटेन्यूएशन क्या होता है, इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक क्या हो रहा है, एक तो हमारे इस मटेरियल में कुछ एक्सरेज हैं जो कि एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ जो स्कैटर्ड हो जा रही हैं, ठीक है, तो हमारा स्कैटरिंग भी होता है, ठीक है। तो जो हमारा एटेन्यूएशन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और प्लस स्कैटरिंग, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ हमारे एटेन्यूएशन में होता है, ठीक है। तो एटेन्यूएशन समझ गए, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग इक्वल टू एटेन्यूएशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इनहेरेंट एंड एडेड फिल्ट्रेशन इन द एक्सेटिव फंक्शन 2, कि जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होती है और जो एडेड फिल्ट्रेशन होती है एक्से ट्यूब में, उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इनहेरेंट जो ट्यूब के अंदर होती है, मतलब जो विंडो होती है और जो इंसुलेटिंग ऑयल होती है, उसको हम इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और जो एडेड फिल्ट्रेशन मतलब एडेड अलग से ऐड की जा रही है, जो हम एल्युमिनियम की यूज करते हैं सीट, उसको हम एडेड फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए कह रहा है रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज, ऑप्शन बी रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, ऑप्शन डी सॉफ्टन द एक्सरे बीम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज। वो जो पेशेंट की स्किन डोज होती है उसको कम करता है। कैसे कम करता है, जो लो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी की रेडिएशन नहीं देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन डोज कम होती है। सिर्फ हाई एनर्जी रेडिएशन को ही वो पास होने देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 260। If the entrance of particular radiography is 320 mr, कि जब भी आप मान लीजिए कोई रेडियोग्राफ ले रहे हैं तो उसके एंट्रेंस पे 320 mr है, द रेडिएशन एक्सपोजर एट 1 मीटर, 1 मीटर पर रेडिएशन एक्सपोजर जो होगा पेशेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, कि पेशेंट से 1 मीटर तक कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, शायद ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिले या कुछ समझ में आए तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, कमेंट में बताइए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, इसमें और वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। वैसे तो ये सॉल्व करने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज़ किया जाएगा, इससे पहले वाले में 2-3 क्वेश्चन थे उसी से सॉल्व किए गए हैं, बट ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है थोड़ा, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज रिड्यूस टू, इससे पहले क्वेश्चन की तरह है कि जो फिल्टर लगाते हैं, किस फिल्टर की बात कर रहा है, चाहे इनहेरेंट हो चाहे एडेड, ठीक है। वो क्या काम करता है, ऑप्शन ए पेशेंट स्किन डोज को कम करता है, ठीक है, रिड्यूस की बात कर रहा है, ऑप्शन बी ऑपरेटर डोज को, सी इमेज नॉइज को, ऑप्शन डी स्कैटर्ड रेडिएशन को। तो हमारा जो फिल्टर होता है उसका एक ही वर्क होता है कि पेशेंट की स्किन डोज को रिड्यूस करता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन एमएस इज ऑब्टेन्ड बाय, कि हम एमएस को किस किस चीज़ों से इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एनोड रोटेशन, एनोड रोटेशन की स्पीड को इंक्रीज करके किया जा सकता है। ऑप्शन बी इंक्रीज द ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो, की ट्रांसफार्मर के टर्न के रेशियो को इंक्रीज करके किया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है यूजिंग 3 फेज रेक्टिफिकेशन, 3 फेज रेक्टिफिकेशन को यूज करके कर सकते हैं। ऑप्शन डी इंक्रीज द हीट ऑफ फिलामेंट, की फिलामेंट की हीट को इंक्रीज करके हम एमए बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो हमारा एमए बढ़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
द इमेज डेंसिटी अराइजिंग फ्रॉम फैक्टर अदर देन द लाइट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। ठीक है, कि जो हमारी इमेज की डेंसिटी होती है तो लाइट रेडिएशन के अलावा और किस चीज़ों से इफेक्ट होने पे उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है। ऑप्शन ए फॉग जनरेट होता है, ऑप्शन बी फॉग रिलेटिव एक्सपोजर कहते हैं, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्शन डी आर्ट इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉग। ठीक है, उससे जो अदर रेडिएशन या फिर अदर लाइट कुछ भी पड़ता है उससे फॉग जनरेट होता है। इससे क्या होता है, हमारी इमेज खराब होती है, इमेज की क्वालिटी खराब होती है। अगले क्वेश्चन, द लॉ दैट गवर्नेंस ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो फोर्स बताता है, जो लॉ होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एम्पियर लॉ कहते हैं, ऑप्शन बी कूलॉम लॉ कहते हैं, ऑप्शन सी फैराडे लॉ कहते हैं, ऑप्शन डी ओम्स लॉ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसे हम कूलॉम लॉ कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स बताता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर्ड। कि एक कोई चार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है, एनर्जी होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है। ऑप्शन ए द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच का जो फील्ड जगह होती है वहाँ पे होता है। ऑप्शन बी पॉजिटिव चार्ज पे होती है, ऑप्शन सी नेगेटिव चार्ज पे होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है कैसा होता है, कैसे डोनेट करते हैं, ये दो पैरेलल प्लेट होती है, इन प्लेट के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, यहीं पे हमारा चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी, तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, प्लेट के बीच में जो फील्ड होती है वहीं पे इसका चार्ज स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, अब ये बात क्या कर रहा है, हमारी जो कैपेसिटेंस होती है उसकी, जो चार्ज होता है उसको हम कैसे देखते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितनी, उसके पावर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, ऑप्शन ए V इक्वल टू क्यू बाई सी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, C इक्वल टू क्यू वी, ऑप्शन सी कह रहा है V इक्वल टू सी क्यू, ऑप्शन डी कह रहा है Q इक्वल टू वी बाई सी। ठीक है, तो V के अगर अकॉर्डिंग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई सी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, ये साइन गलत लगा है, C एंड द पोटेंशियल V इज गिवन बाय। ठीक है, इसमें पूछा है जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका फार्मूला होता है इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी कैपेसिटी है वो C है, पोटेंशियल है V है, तो फार्मूला सीधा सीधा निकलेगा CV स्क्वायर बाई 2। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज इज रेजिस्टेंस। कि जो हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर है उसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, ऑलवेज डिक्रीज होगा, हमेशा कम होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, रिमेन द सेम ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज। ठीक है, एक सेकेंड, कि हमारे कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स रेजिस्टेंस के। ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स रेजिस्टेंस, या बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस बी इज। ठीक है, मेन मैग्नेटिक फील्ड यूनिट पूछ रहा है, ऑप्शन ए दिया हुआ है वेबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है न्यूटन इंटू मीटर।
तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये सब आप यूनिट याद रखिएगा। बहुत ही कमी आती है रेडिएशन फिजिक्स से, बट कभी कभी होता है कि एक या दो क्वेश्चन कभी पुटअप हो जाता है, अदरवाइज जहाँ तक बहुत कमी, ऐसे रेयर ही किसी किसी पेपर में क्वेश्चन पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंज लॉ इज स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, जो लेंज लॉ है वो उसका स्टेटमेंट पूछ रहा है। लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वो लेंज लॉ जो है वो लॉ पूछ रहा है, तो हमारा जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A moving conductor coil produce and induce EMF. This is in accordance with, ठीक है, कि एक कोई मूविंग कंडक्टर कॉइल है जो प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ, वो कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग है? ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडे लॉ, ऑप्शन सी कूलॉम लॉ, ऑप्शन डी एम्पियर लॉ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हमारा ये फैराडे लॉ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है whenever current is changed in a coil there is produced and induced EMF in the same coil. This property of coil is due to, कि जब भी किस कॉइल में करंट चेंज होता है, देयर इज प्रोड्यूस एंड इंड्यूस, जिससे इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है किसमें, इन द सेम कॉइल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ऑप्शन डी एडी करंट कहते हैं, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेम कॉइल की बात कर रहा है, तो हमारा सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विल, कि किसी भी सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? रिमेन अनचार्ज, अनचेंज होगा, बी हाल्फ आधा हो जाएगा, बी डबल डबल हो जाएगा, बिकम 4 टाइम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि वो एन स्क्वायर होता है, तो अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर नॉट EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ऑप्शन ए कॉस्मिक रे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी बीटा रे, ऑप्शन डी एक्स रे। तो हमारी जो कॉस्मिक रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो गामा रे है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो एक्स रे है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पर हमारे जो बीटा रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीटा रे। ये लेक्चर कंप्लीट होता है, आगे के लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। अभी लगभग 3-4 लेक्चर और हैं, देन उसके बाद ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद DSSB की सीरीज आएगी, जिसमें हर अल्टरनेट डेज पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक आपको कराए जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और DSSB के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के लास्ट टाइम पे 2023 और 2019 में क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, उसी अकॉर्डिंग ही उसमें क्वेश्चन रखे जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।